अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, इस वक्त मुकाबला तो बहुत ही क्लोज है। ऐसा लगता है कभी एक फरीक हावी हो रहा है, कभी दूसरा, यानी हुकूमत और इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। और गवर्नमेंट का हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर 4 कदम आगे बढ़ती है तो 2 कदम पीछे हटती है। बहुत सोच समझ के कदम उठाए जा रहे हैं, इशारे कुछ और आ रहे हैं, ख़बरें कुछ और आती हैं, उनमें से निकलता कुछ और है। अभी ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो इन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे रहे हैं इज्तमाही तौर पर, उनमें से 50 के करीब इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएँ और उसके बाद फिर अपनी स्ट्रेंथ किसी तरह कौमी असम्बली में बढ़ाई जाए। लेजिस्लेशन के लिए ज़रूरी है। ये रास्ता किधर को जा रहा है और इस पर हुकूमत वाकई अमली इक़दाम का इरादा रखती है? आयशा, ऐसे है कि पहले तो ये फैसला हुआ था कि ये पंजाब वाले जो बाई इलेक्शंस हैं जी, इनको करा लिया जाए, यहाँ 20 में से 15-16 सीटें जीती जाए ताकि हमजा शहबाज को पक्का किया जाए। अच्छा, ये एक अब सिलसिला चल पड़ा है और इस सिलसिले के साथ जो अभी हाल ही में मुलाकातें हुई हैं हमजा की और जरदारी साहब की और जरदारी साहब की और चौधरी शुजात की जी, ये, और फिर अब शहबाज शरीफ साहब की और चौधरी शुजात की तो और ये हमजा शहबाज शाफे और सालिक से भी मिले, शाफे हुसैन और उनसे सालिक भी हुसैन। मिले। तो ये सारा जो सिलसिला है इसका ताल्लुक पंजाब के साथ है। अच्छा, तो पंजाब को स्टेबल करना है। जी जी, गवर्नर अपना आ गया है, अब पंजाब को स्टेबल करना है और ये 1 महीने के अंदर अंदर इनका ये ख्याल है कि जब ये इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद स्टेबलाइजेशन हो जाएगी। अच्छा, वहाँ इस्लामाबाद में जो गेम है, वहाँ क्योंकि इन्हें एहसास है इस बात का कि आरिफ अलवी बड़ा तंग कर रहे हैं इनको, तो वहाँ इनका ये ख्याल है कि अगर हम सारे के सारे रेजिग्नेशंस ना एक्सेप्ट करें, पहले ये सोच रहे थे कि 3-4 एक्सेप्ट कर लेंगे, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जिन्होंने वहाँ खड़े होके अनाउंस किया था, जिसमें शाह महमूद कुरैशी वाला भी थे। तो अब इन्होंने ये सोचा है कि नहीं यार, हम कुछ 30-40-50 के करीब चुन चुन के एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ हमारा ख्याल है कि जब बाई इलेक्शन हो हम जीत सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना, जो कि नून लीग की या इंडिपेंडेंट्स की गढ़ें थी, तो वहाँ हम जहाँ उनके अच्छे वोट से नून लीग के पीटीआई जीत गई थी उनको डिसीट करके और वहाँ इलेक्शन करा के वहाँ भी जीत जाए। अच्छा, और वहाँ से ये कि किसी तरीके के साथ फिर हमारी जो तादाद है नेशनल असेंबली में वो बढ़ जाए। जी, अभी सेनेट के अंदर इनके कोई 50-55 जिनको कहते हैं 50-60 के करीब इनके लोग हैं, कुछ थोड़े बहुत लेन देन हो सकती है। संजरानी ग्रुप के साथ अगर मिल जाते हैं तो ये 65 तक भी जा सकते हैं। तो मगर आरिफ अलवी साहब को किसी तरीके के साथ न्यूट्रलाइज करना है या उनको निकालना है। अच्छा, अभी उनका 1 साल पड़ा हुआ है आरिफ अलवी साहब का, तो इसलिए वो तंग कर रहे हैं। कोई लेजिस्लेशन हो नहीं सकती, बिल्कुल हर चीज़ में तंगी, अमेंडमेंट्स उन्होंने अप्रूव हर नहीं किस्म के की, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर और रहे इलेक्शन हैं एक्ट, और इसके साथ गवर्नमेंट चलना मुश्किल हो जाता है। अब वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके के साथ आरिफ अलवी को इम्पीच किया जाए। अब आशा, इम्पीचमेंट के लिए जो है आइन है वो ये कहता है कि आपको 2/3 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ जॉइंट हाउस। जी, अब पार्लियामेंट की जो नेशनल असेंबली है कुछ 340-41 के करीब मेंबर्स हैं जी, और उधर सेनेट के अंदर 105 के करीब हैं, 103-104 ऐसे ही है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें जी, तो उसकी 2/3 जो है वो कितनी बनती है, कोई 270-265 के करीब बनती है। कितनी बनती अच्छा, है? 442 टोटल हो जाएगा जॉइंट का, और इसमें से 295 चाहिए होंगे 295 2/3 के लिए, 2/3 के लिए। जी, अब 295 पे पहुंचना कोई आसान काम तो नहीं है। अगर अभी इनके पास 174 हैं जी, और उसके अंदर से ये नेशनल असेंबली में 50 सीटें के इलेक्शन करा देते हैं जिसमें 40 जीत जाते हैं, अच्छा, तो ये 174 और 40 कितना बना? 210 214, अराउंड 214। उसके बाद आप सेनेट की ऐड कर लें, जी, कोई 60 के करीब वो कर लें, 60 कर रहे हैं, फिर भी ये अच्छा, 20-30 सीटें शॉर्ट है, शॉर्ट हो जाएंगी। इसके बावजूद कि वो 40 सीटें जीत जाते हैं बाई इलेक्शन में। तो ये इतना आसान काम नहीं है आरिफ अलवी की छुट्टी कराना। और मगर ये है कि ये इनका यही कोशिश है कि किसी तरीके के साथ प्रेशर बिल्डअप किया जाए। कल को ये भी हो सकता है, एन मुमकिन है कि और लोग भी पीटीआई के जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग कर लें और इस प्रेशर के बाद तो हर किस्म की चीज़ हो सकती है ना। अच्छा, असली चीज़ क्या है? सब लोग देख रहे हैं एक चीज़ की तरफ, क्या इस बजट के बाद ये गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी। अगर इस गवर्नमेंट ने रहना है तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये इक्वेशन में आ जाती हैं।
पंजाब के अंदर भी, इस्लामाबाद में भी, प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट भी, अगर 1.5 साल रहना है। और अगर उससे पहले ही कोई ऐसा प्रेशर आता है इस गवर्नमेंट के ऊपर आवाम की तरफ से, क्योंकि महंगाई हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है और कुछ गाली पड़नी शुरू हो गई है, लोग इमरान को बोलना शुरू हो गए और इनकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा। तो अगर कोई ऐसा कोई प्रेशर आता है आवाम की तरफ से या इमरान खान की तरफ से, या धरने, लॉन्ग मार्चेस, रोना धोना, मार कुटाई, अगर कोई इस किस्म की चीज़ होती है तो फिर ऐन मुमकिन है कि जो ये अलायंस है इसके कोई पार्टनर्स इनको छोड़ जाएं, इशारे के ऊपर छोड़ जाएं या वैसे ही छोड़ जाएं। तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ये गवर्नमेंट फिर लास्ट नहीं करती, फिर ये डिसॉल्व करनी पड़ती है असेंबली। अच्छा। फिर इलेक्शन होने पड़ते हैं। और वो एक बयानिया तो चल रहा है ना आयशा कुछ अरसे से कि इमरान खान चाहता है कि इलेक्शन जो है फौरी तौर पे हों, और कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी हैं जो चाहते हैं, जो वेटरन्स हैं या रिटायर्ड हैं या अनसर्विंग हैं, जो चाहते हैं कि अक्टूबर से पहले पहले एक नया राउंड इलेक्शंस को हो ताकि इमरान खान को एक मौका मिल जाए टू कम बैक टू पावर। इसीलिए आपको पता है ये सारी बातें, केयर टेकर्स, इंटरव्यूज़, तो ये ऐसे लगता है कि ये गवर्नमेंट को तो कहा गया है कि जी आप चलाएं और आप ये सारा कुछ साइन वाइन करें, मुश्किल फैसले करें और आप बैठें, आप फिक्र ना करें, कोई इलेक्शन वैक्शन नहीं, अगले साल इलेक्शन होगी। क्योंकि अगर ये गारंटी ना दी जाती या ये एश्योरेंस ना दिया जाता तो ये क्यों करते हैं ऐसे काम, उनको पता ही अनपॉपुलर चीज़ें। तो इसलिए एक तरफ तो ये बयानिया है या ये शक है या ये स्पेकुलेशन है, इस किस्म की रिपोर्ट्स चल रही हैं। अच्छा। दूसरी तरफ वो भी चल रहा है कि जी जब ये काम हो जाएगा तो छुट्टी करा दी फिर जाएगी, शायद छुट्टी करा दी जाए और इलेक्शन करा लिया जाए। तो ये चीज़ें चल रही हैं। वो इमरान खान साहब के प्रेशर के आगे सरेंडर करने के नतीजे में होगा। तो इसलिए ये सिचुएशन है। अच्छा। अब ये अपना काम कर रहे हैं। इनसे जब आप बात करते हैं, जब मैं पूछता हूँ इनको क्यों जी आ रहे हो जा रहे हो, तो वो आगे से कहते हैं हम तो अब आ गए हैं और हम यहाँ बैठे हैं और ठीक है अब हम पूरा टर्म पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और अभी आपने देखा कि बयान भी आने शुरू हो गए हैं। अभी शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि निगरान सेटअप से मुल्क दिवालिया हो जाएगा। हाँ, अगर डिसॉल्व होती है असेंबली और स्पीकर्स आ जाते हैं, निगरान हुकूमत आ जाती है तो उनका, और तो फिर दिवालिया हो जाएगा। उसका मतलब क्या था? हाँ। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कैसे दिवालिया होगा, उनका मतलब ये है कि अगर दिवालिया ऐसे होगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ IMF जो है वो नहीं आएगी, जो आपने कल एक्सप्लेन किया। मैंने एक्सप्लेन कल किया था कि जब तक यहाँ एक इलेक्टेड हुकूमत नहीं होगी जिसके साथ मुआहदा होगा, ठीक है, IMF आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर ये हुकूमत मुआहदा कर भी जाती है तो अगली जो केयर टेकर आएगा, IMF केयर टेकर के साथ नहीं काम करेगा, बिकॉज केयर टेकर के लिए एक प्रॉब्लम होता है, आईनी तौर पर वो कोई ऐसे फैसले नहीं कर सकते जिसके साथ तब्दीली आ जाती है। वो सिर्फ एक केयर टेकर होता है जो कि इलेक्शन कराने के लिए आता है। उससे आप और कोई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैसले नहीं करा सकते जिसकी कोई खास अहमियत हो। ज़ाहिर उनके पास मैंडेट भी नहीं होता ना? नहीं होता और आईनी तौर पे मैंडेट नहीं है। तो फिर IMF ये आपको कह सकती है कि जी आप आ गए हैं मगर हमने तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ साइन किया था, अब हम ठहर जाते हैं, पैसे वैसे हम सब रोक लेते हैं, अगली हुकूमत आएगी वो आके फिर से एक दफा साइन करेगी तो फिर हम आगे काम चलाएंगे। ठीक है। तो ये शायद खाकान अब्बासी का इशारा इस तरफ था कि केयर टेकर्स के साथ ये मामले इस मुल्क के जो हैं वो हल नहीं होंगे, इलेक्शन के साथ भी नहीं होंगे। अब हम आए हैं, हमने ये फैसला किया है, हमें कोई डिस्टेबलाइज ना किया जाए, हम नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं, पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में नहीं कर रहे। ठीक है। इसलिए हमें पूरा 1.5 साल अब मौका दिया जाए। और अब जाते जाते शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कह दिया कि हमारे पास 15 माह है, कि 15 माह हैं, और ये भी कह दिया कि 15 माह के अंदर इस मुल्क को टर्न अराउंड करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते। अभी हम 1 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते। तो अब ये है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसी सूरत में होगी जब ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ आप स्टेबलाइज हो जाएंगे। ठीक है। IMF वापस आ जाएगा, 8-10 अरब डॉलर आ जाएंगे, आप चल पड़ेगी गाड़ी एक दफा, फिर एक इलेक्शन होगा, उस वक्त कोई इशू नहीं होगा, IMF का प्रोग्राम खत्म पे आने पे होगा, एक नया प्रोग्राम की बात हो रही होगी, अगली हुकूमत जो आएगी इलेक्शन के बाद वो फिर इस गाड़ी को आगे ले चलेगी। ठीक है। दिस इज द बयानिया ऑफ इस वक्त जो चल रहा है। तो राना सनाउल्लाह साहब जो पहले इस इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे कि जमानत खत्म होगी तो गिरफ्तारी हो जाएगी, अब उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाते हैं, इमरान खान साहब बैठ के बात करें कि अक्टूबर या उसके बाद कब इंतखाबात होने, इन पर बात की जा सकती है। ये पेशकश सॉलिड? देखिए, हुकूमत का, इस हुकूमत का हमेशा, ये पहले भी जब ये ऑपोजिशन में थे और अब भी जब हुकूमत में है, इनका ये मौक़िफ़ रहा है कि आइए पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हर बात तय करते हैं, ये सड़क वाली सियासत बंद करें, आप लॉन्ग मार्चेस बंद करें। हमने भी लॉन्ग मार्च नहीं किया आपके खिलाफ डिस्टेबलाइज करने के लिए, हमने एक आइनी तरीका लिया। अगर आपने नई इलेक्शन लेनी है तो आइनी तरीका लाएं, हमारे खिलाफ कुछ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लें। इलेक्शन के ऊपर जो बात करनी है, क्योंकि सिर्फ उसकी डेट की तो बात नहीं है ना, उसके अंदर तो बाकी चीज़ें भी हैं ना, इलेक्शन रिफॉर्म्स है, ये है वो है, जिसके ऊपर अभी इत्तेफाक नहीं हो रहा।
अभी ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स लगाए गए जी। हैं, खान साहब को एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो, और खान साहब इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हेड को। तो ये सारी बातें वो कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, पार्टी इंटरेस्ट में नहीं। आप आए पार्लियामेंट में, हमारे साथ बैठे, सारी बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर जब बातें तय हो जाती हैं कि इंटरेस्ट, कौमी इंटरेस्ट में क्या है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगले 15 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए, फिर आपके साथ बैठ के हर बात हो सकती है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये अक्टूबर में हो या अगले अक्टूबर में हो, हाँ। जुलाई अगस्त में हो, अभी दरमियान में भी किसी स्टेज पे हो सकती है। बिल्कुल। आप आए तो सही। हाँ। इसीलिए उनके पूरे रेजिग्नेशन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए जी, ताकि ये एक ढांचा जो है, आईनी ढांचा, पार्लियामेंट का ढांचा जो है, ये बरकरार रहे और एक हस्बे मामूल आईनी तौर पर गवर्नमेंट भी हो और ऑपोजिशन भी हो। बिल्कुल ठीक है। यानी कि उनकी वापसी का रास्ता उन्होंने तैयार रखा हुआ है, और शायद इसका मकसद ये भी है कि इलेक्शन की तारीख का फैसला सियासी कुव्वतें करें, बजाय इसके कि कहीं और से आए कि आपने इलेक्शन कब कराना। बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो सेठी साहब, ये पंजाब के अंदर जो फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस कमाल महारत से 7 सीटों के होते हुए 5 वजारतों का मुतालबा, और इसके अलावा मुशीर इससे अलग हैं, कहा यह जा रहा, तनकीद ये की जा रही है कि पीपल्स पार्टी ने अपना रिवाइवल इस सूरत में कर लिया और अपने हिस्से से बड़ा, अपने जुस्से से बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी ले चुकी है। ये कहिएगा कि आपने तो कहा था परवेज़ इलाही एक फार्मूले के तहत स्पीकर रहेंगे, सुलह सफाई हो गई है, लेकिन अब तो आसिफ अली जरदारी साहब ने हमजा शहबाज को कहा है कि आप उनके खिलाफ अदम एतमाद ले आए, उनको हटा दें। हाँ, बात यह है कि अदम एतमाद तो अभी तो हो नहीं सकता, नंबर्स ही नहीं है। अभी जो बात चल रही है वो ये चल रही है, देखिए यहाँ तीन डायमेंशंस हैं इस मसले के। अच्छा। एक है चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात, जी, ठीक है, क्यू के अंदर। जी जी। दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शंस, कितनी सीटें, काबीना कितना। तीसरा ये है हमजा शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही। ये 3 इश्यूज हैं। अब ये तीनों के साथ साथ चल रहे हैं इस वक्त। उसमें क्या रहा है? हो ये रहा है कि जरदारी साहब की कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ परवेज़ इलाही को समझा लिया जाए कि आपके साथ पहले भी हम काम करने के लिए तैयार थे। ठीक है, याद है ना आपको? इनको चीफ मिनिस्टर बनाने का तय हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक कि आप जब अगली इलेक्शन होगी तो आपको कितनी सीटें आपको टिकट से आपके खिलाफ हम अब बंदे नहीं खड़े करेंगे, यहाँ तक डिटेल में बात होगी। और फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ के साथ मुकाबला भी हो गया, दुआएं भी हो गई खैर की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आखिरी वक्त में परवेज़ इलाही साहब ने यू टर्न ले लिया। अब उसकी एक और कहानी है जो कि कभी कभी हमने शायद जिक्र भी किया, किसी वक्त फिर भी कर सकते हैं। नहीं, वो क्लियर नहीं जिक्र किया अभी तक कि किसने ये मैसेज दिया, कहाँ से आया, फिर वो कहाँ गए। नहीं देखिए, वो तो अब चाहेंगे इसी वक्त बात हो जाए। आप हल्का सा इशारा करके आगे निकल जाए। हाँ नहीं, उनको सुबह फ़ोन आया कहीं से और उनसे ये कहा गया कि आप मत जाएं और आप इमरान के पास जाएं और आपको जो आप मांगते हैं वहाँ से मिल जाएगा आपको। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि ये मुझे क्या पता कि ये गारंटी है, इसमें कुछ है या नहीं है। अच्छा। तो मैं कहीं और से भी पूछूं कि भाई ये जो मुझे इशारा आ रहा है, ऐसे लगता है कि आप लोगों की तरफ से आ रहा है, तो मगर मैं ऊपर पूछूं कि ये सही है कि मैं जा सकता हूँ उधर, क्योंकि तो फिर उन्होंने इधर उधर एक आध जगह पे फ़ोन किया और वहाँ उन्होंने पूछा, वहाँ से ये जवाब मिला कि आप जो समझते हैं अपने इंटरेस्ट में वही करें, मैं कुछ नहीं कह सकता। इसका उन्होंने मतलब समझा परवेज़ इलाही ने कि मुझे ग्रीन लाइट मिल गई है। अच्छा। उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट किया। उन्होंने सोचा कि अगर वो चाहते तो कह सकते थे कि मत जाओ या कहते चले जाओ, मगर उन्होंने ना ये नहीं कहा कि मत जाओ, ये नहीं कहा कि चले जाओ। उन्होंने कहा जो तुम समझते हो कि फाद में है। इन्होंने इसको इंटरप्रेट ये किया कि अगर ये चाहते कि मैं ना जाऊं तो ये कहते कि मत जाओ, अब तुमने ये सारा कुछ कर लिया, मत जाओ। तो उधर से कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे वो उनको क्लियर कट मैसेज मिलता। उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया कि एक बंदे ने आपको कहा चले जाओ, मैं कुछ नहीं कह रहा, उन्होंने कहा इसका ये मतलब है चले जाओ, तो वो चले गए। अब जाके बाद में उन्हें पता चला कि वो तो काम खराब हो गया। अब वो हाथ पैर मार रहे हैं, मगर वो अगर ये सारा मामला जो जरदारी साहब स्टिचिंग अप कर रहे हैं ये हो गया तो 1-1.5 माह के अंदर अंदर अब परवेज़ साहब जो है वो फारग हो जाएंगे। ठीक है। चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही को बहुत समझाया है, इसीलिए वो स्प्लिट भी हुई है कि आपने जो काम किया ये गलत किया, ये मुनिस के कहने के ऊपर आपको गलत फहमी हुई है, गलत बयानिया हो गया, आप अकेले रह जाएंगे, इमरान खान फारग हो रहा है। अच्छा। उसकी अब सपोर्ट बेस नहीं रही, और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। अभी भी चांस है कि तुम मेकअप कर लो, और मेकअप करने के लिए सिर्फ एक बंदा है जिसके साथ आप मेकअप कर सकते हैं, वो है आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी के साथ जो वो ज़ुबान देते हैं डील की,
ही इज़ दी PhD इन डील्स। मैं बहुत अरसे से ये कह चुका हूँ, जी जब वो अपनी ज़ुबान देते थे एक डील की तो वो पक्की ज़ुबान होती है। आमतौर पे सियासतदान इधर उधर हो जाते हैं, जरदारी साहब पक्की डील करते हैं जी। और वो डील के दो हिस्से होते हैं, क्या लेना है और क्या देना है। अच्छा। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि सारा कुछ मैं ही ले जाऊँ और दूँ कुछ ना। आमतौर पे तो नेगोशिएशन में यही होता है ना, सारा कुछ मैं ही ले जाऊँ देवां कुछ ना। जरदारी साहब बड़ी फेयर बात करते हैं, अच्छा जी तुसी की लेना है, तुसी की लेना है, और वो फिर बात मुकबका हो जाती है और फिर उस पर वो टिके रहते हैं। इन्होंने ही पहली डील स्टिच अप की थी जिसके साथ चौधरी परवेज़ इलाही को और शुजात को ये नून के कैंप में लेके आए थे और नवाज शरीफ साहब को मनाया था कई सालों के बाद बड़े शहबाज मुश्किल शरीफ साहब थी। को वहाँ भेजा था। हाँ, बहुत मुश्किल था। तो अब वो क्योंकि नवाज शरीफ साहब के लिए तो ये था ना, उनकी सीटें जा रही थी, इनको सीटें देनी पड़ रही थी। बिल्कुल। क्यू लीग की ओरिजिनल पंजाब के अंदर कितनी सीटें थी? 12 सीटें थी, ये मांग रहे थे 25। अब नवाज शरीफ साहब ये सोचते होंगे या सोचा था कि ये 25 ये ले जाएंगे, पीपल पार्टी भी कुछ ना कुछ 10-15 मांग रही है जी, उनको हमने वादा किया हुआ कि आप भी, तो ये तो फिर 30-35 सीटें तो वैसे ही ले जाएंगे ये, और उधर से इमरान खान ने भी लेना, तो हमारी तो मेजॉरिटी फिर हम इन्हीं के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो फिर स्पीकर भी फिर चौधरी के ऊपर आना पड़ेगा, तो फिर भी ये सारे वक्त हमारे गले पड़े रहेंगे। याद रहे कि इस मुल्क की तारीख के अंदर एक सिचुएशन ऐसी हुई थी 1993-94 में, 94 में, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी और उनकी मेजॉरिटी यहाँ पंजाब में थोड़ी सी रह गई थी और मियाँ मंजूर भुट्टो साहब 10-12 लोग लेके चीफ मिनिस्टर बन गए। जी ऐसा ही है। तो उनको ये याद है कि चौधरी परवेज़ इलाही भी वही खाता ना खोल दे तो फिर असी रह जाएंगे तो फिर की करांगे। ठीक है। तो इसलिए ये सारा कुछ मामला चल रहा है। हाँ। और अब चौधरी शुजात ने क्लियर कट कर बात कर दी है कि परवेज़ जो है वो अब हम अलग हो गए, कैंप्स अलग हो गए, एक चौधरी परवेज़ इलाही कैंप और चौधरी परवेज़ इलाही अब अकेला खड़ा है और विद मुनिस और पीटीआई ना इधर की है ना उधर की, उनको पता नहीं हम आ रहे हैं या जा रहे हैं। ठीक है। और परवेज़ इलाही के लिए अब मसले बने हुए हैं और शुजात साहब ने अपनी सारे की सारी सपोर्ट जो है वो उन्होंने जरदारी साहब को दे दी है और जरदारी साहब के हवाले कर दिया और उधर नवाज शरीफ साहब के साथ माजरत कर ली और शर्मिंदगी का इजहार किया। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ साहब और शुजात साहब के बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत पुराने, और हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। चौधरी शुजात प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 3-4 महीने के लिए एक ज़माने में, उसके बाद चौधरी मुशर्रफ के ज़माने में, उसके पहले ये नवाज शरीफ साहब के इंटीरियर मिनिस्टर भी थे और पुराने तल्लकात हैं ज़ियाउल हक साहब के ज़माने के। तो ये इन दोनों का इकट्ठा होना, जिसने कहते हैं ना एक दूसरे से रोपे ने कि जी चलो जी माफ करो मिट्टी पाओ, तो बिछड़े यार मिल गए। हाँ, वो चाहते हैं उनके बच्चे नून लीग में रहें। अब चौधरी शुजात के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था और नवाज शरीफ साहब के लिए जी। तो मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही हो गए अब। उनको मौका दिया था पहले जरदारी साहब ने भी और चौधरी शुजात ने भी। ये जो जिस दिन ये हुआ ना कि वो आए नहीं, अच्छा, तो वो पैचअप नहीं हुआ, तो अभी भी इनके पास मौका है। अभी 1 माह 1.5 माह पड़ा है। अभी क्या चौधरी परवेज़ इलाही अपनी गेम खेलते हैं, जरदारी साहब क्या खेलते हैं, इलेक्शन कब होंगे, बाई इलेक्शन कब होंगे, अभी बहुत सी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, लेकिन मंजरनामा सामने है। अगर आपने कोई फैसला करना है, 17 जुलाई जब ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से कर दिया गया है, उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या होने जा रहा है, उसका पूरा नक्शा खींचा, ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और फिर उस रास्ता जो है दिखाने वाले वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अलायंस बनाने का फैसला किया, दस्तबरदार होने का नून लीग के हक में, इसका फ़ायदा ज़्यादा किसे? ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ये कैसा फैसला है? ये आर्जी है? ये जनरल इलेक्शन में भी हम यही देखेंगे। इसका फ़ायदा किसको ज़्यादा? देखिए, जरदारी साहब ने जो फार्मूला पेश किया है ये पुराना फार्मूला है कि जिन लोगों ने ये नून लीग की हमायत की थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इत्तेहादियों की, उनको नून लीग के टिकट चाहिए थे जी। तो वो इसीलिए जरदारी साहब ने कहा मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगा, आपने जो वादा किया हुआ है मेरे ज़रिए उसको आप निभाइए। हम आपके ख़िलाफ़, इन लोगों के ख़िलाफ़ जिनको आप टिकट देंगे उनके खिलाफ हम नहीं खड़े होंगे। ये पुरानी बात थी, तो ये उसको उन्होंने दोहराया, मगर साथ साथ उन्होंने कहा कि तो सानू भी तो कुछ दो ना मिनिस्ट्रीज। हाँ, और उन्होंने 2 मिलनियाँ सन, तो वो ले गए ने 5। तो जरदारी साहब ने भी कुछ मिल गया और वो जो लोग हैं जिनको अब बाई इलेक्शन होने हैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं होगा और नून लीग को भी
विनिंग कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। ये वो लोग हैं जो पिछली दफ़ा जीते थे, तो अल्लाह खैर सल्ला। नहीं तो ये जनरल इलेक्शन का भी फार्मूला ऐसा ही होगा कुछ, अगर इमरान खान साहब है मुकाबिल? नहीं, जनरल इलेक्शन के अंदर ये फार्मूला नहीं होगा। ये बाई इलेक्शन के लिए फार्मूला है, इस हुकूमत के लिए फार्मूला है। बाई इलेक्शन के लिए जरदारी साहब अपने अलहदा, अच्छा, वो सीट एडजस्टमेंट्स नून लीग के साथ नहीं होंगी, नून लीग नहीं करेगी। अच्छा, वहाँ फिर अपनी अपनी जगह सब बनाएंगे। वहाँ कोई उस वक्त तो और गेम होती है ना इलेक्शन में। वहाँ तो एक ये इमरान खान के खिलाफ सारा इतना बड़ा महाज बनाने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन में सारी पार्टीज अपने अपने पाँव पे खड़ी होंगी और जीतने की कोशिश करेंगी, और जब इलेक्शन हो जाएगी तो फिर अलायंसेस बनाने की कोशिश होगी कि भी अब किसके साथ अलायंस बनाना है इन ऑर्डर टू गेट अ मेजोरिटी। ओके, तो उस वक्त जरदारी साहब ऐन मुमकिन है कि परवेज़ इलाही के साथ, अगर ये कुछ परवेज़ इलाही अलहदा हो जाते हैं पीटीआई से, तो परवेज़ इलाही के साथ भी वो इकट्ठे होकर अपनी सीटें पक्की कर सकते हैं, कुछ लेन देन कर सकते हैं। अच्छा। और भी सियासी जमातों के साथ वो कर सकते हैं। नून लीग तो मेन कंटेंडर है ना, नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन आपने बात की है टिकट्स देने की, तो टिकट्स देने के मामले में भी नून लीग के अंदर ना कुछ इख्तलाफात देखने में आ रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने 4 लीगी अरकान पार्लियामेंट को मुआविनीन खुसूसी जो मुकर्रर किया है, उसमें कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ कैंप को प्रेफरेंस नहीं दी गई, और इस पे बाकायदा रिजर्वेशंस का इजहार विद इन पार्टी किया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो नवाज शरीफ कैंप जिसे आप कह रहे हैं उनमें ऐसे लोग हैं जो कि बड़े दिलेर हैं और जाने माने हैं। तलाल चौधरी साहब को आप देख लें, तो जाहिर है उनकी तवक्को तो यही होगी ना कि हमें भी कुछ मिलेगा, ठीक। मगर शहबाज शरीफ साहब के लिए इस वक्त सबसे अहम चीज़ क्या है? ये नहीं है कि इनको अकोमोडेट किया जाए, वो तो अकोमोडेट होंगे जब मेन इलेक्शंस आएंगे, टिकट मिलेंगे जी, या सेनेट सीट्स मिलेंगी, या नेशनल असेंबली के लिए टिकट्स मिलेंगे। अच्छा। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इनको घेरना है, इनको जीतना है। ये जो लोग जिनको लगाया गया है, ये उस किस्म के साहिब हैसियत हैं जो कि इस बाई इलेक्शंस के अंदर चुन के इनको लगाया गया कि इनकी बड़ी इमदाद की ज़रूरत होगी। अच्छा। ये बड़े असर रसूख वाले लोग हैं और ये उन्हीं इलाकों से हैं, या इनकी इतनी रीच है कि ये बहुत पार्टी की हेल्प कर सकते हैं, इसलिए इनको लिया गया। अच्छा। तो ये आप समझें कि ये एक टैक्टिकल मूव है, ये जिसकी सारा का सारा तल्लुक जो है वो ये जो बाई इलेक्शंस आ रहे हैं उसके साथ है। अच्छा। और ये पार्टी के सीजन्ड लोग हैं, ये नहीं है कि किसी कैंप करके हैं, ये उधर के हैं, ये अपनी हैसियत है इनकी पार्टी के अंदर और जीतने वाले लोग हैं, और इन ये आगे आपकी बड़ी मदद करेंगे इन दीज बाई इलेक्शंस, इसलिए इनको लाया गया। ठीक है, तो ये जो इंतखाब है ये जिमनी इलेक्शन को, नहीं है। अच्छा ठीक है, वो विंग या कैंप वो जो भी, उसमें ये राय का इजहार किया जा रहा है कि कुछ लोगों ने बड़े फ्रंट फुट पे आके नवाज शरीफ साहब के बयानिए को आगे बढ़ाया था, उनको इग्नोर किया गया। मोहम्मद जुबैर साहब हो गए, तलाल चौधरी साहब हो गए, मोहसिन शाहनवाज रांझा, जिनके हमने अपीयरेंसेस देखी हमेशा। अच्छा, ये तो बात अपनी तरफ। जो इमरान खान साहब हैं, अब उनकी स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं। उन्होंने एक बार फिर जो अपने एहतजाज का ऐलान है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स मांगी 1 हफ्ते के अंदर रिगार्डिंग इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, और सेठी साहब जो इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है जो कि सबमिट होना थी आज, कि PTI लीडर्स ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? बात यह है कि ये तो अदालत ने मांगी थी ये रिपोर्ट जी, और आज की जो रिपोर्टिंग है कि वो रिपोर्ट्स दर्ज कर दी गई हैं, और अभी हमें उनका मसवदा तो नहीं पता चला जी, वो कॉन्फिडेंशियल होंगी अदालत के लिए। मेरा ख्याल वो डिस्कशन में शायद आ भी सकती हैं, मगर जो बातें हमें पता चली हैं वो यही है कि सब एजेंसियों ने ये एक ही बात कही है कि 3 से 4-5 हज़ार लोग आए थे, खान साहब के कहने पे आए थे और खान साहब की वजह से आए थे, और खान साहब और इन्होंने कोई 300 से ज़ायद 350 से ज़ायद दरख्त झाड़ियाँ भी जलाई। सारी बात जो हम पहले कह रहे थे जो वाज़ेह थी, वो सारे सवाल के जवाब अब आ गए हैं। अब मसला सुप्रीम कोर्ट के लिए ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख्याल है उस वक्त कोशिश यही थी 4 जजेस की कि मिट्टी पाओ, एक इतनी बड़ी पार्टी के ऊपर अब हो गया जो हो गया, देखते हैं। और एक जज साहब ने कहा था कि नहीं, गड़बड़ हुई है और इसको बुलाया जाए। इन रिपोर्टों के बाद मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब कि ये रिपोर्ट्स आएंगी तो अब वो 4 जजेस और यही बेंच जो है इनको बुलाना पड़ेगा इमरान खान को। अच्छा, अब बुलाना पड़ेगा, अगर नहीं बुलाएंगे, इसको मिट्टी पाने की कोशिश करेंगे तो सोशल मीडिया तो नहीं छोड़ेगा, और भी जुडिशरी की तौहीन होगी। इस पर तौहीन अदालत की लगेगी सज़ा, क्या मिलेगी? तौहीन अदालत तो इन पे इमरान खान पे लग सकती है ना।
अच्छा। इमरान खान पे लगेगी और किस पे लगेगी? दीगर लीडर्स के भी उन्होंने हवाले दिए हैं उसमें कि उन्होंने भी यही कहा था कि डी चौक पहुंचे, तो वो तकारीर जो है तो वो भी सबको हिस्सा बुलाया बनाई गई। जाएगा या खान साहब को तो बुलाना चाहिए और बुलाना जाएगा, बुलाया जाएगा। अब जब बुलाया जाएगा तो क्या खान साहब जाते हैं वहाँ, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं? खान साहब ने अपना बयानिया जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा तब्दील कर लिया। आपने देखा उन्होंने कहा कि मैं छोड़ के आ गया सारा कुछ, क्योंकि मुझे फिक्र था कि फसाद ना हो। अब वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयानिया बना लिया इसकी डिफेंस में कि देखिए अगर मैं समझता कि फसाद चाहता जी तो हो मैं रह सकता जाता। था। बिल्कुल। तो ये जो कुछ हुआ ये खुद ही लोगों ने किया। और मेरा ख्याल है कि अदालत अगर थोड़ी लीनियंट होगी तो इनको वार्निंग देगी कि वी आर वार्निंग यू, आपने आगे से अगर इस किस्म की हरकत की, हमारी एक्सक्यूज़ दिया, हम नहीं मानेंगे। और इसमें मेरा ख्याल है इसको लेट ऑफ करेगी। देखिए इमरान खान को कंटेम्प्ट में 1 मिनट की सज़ा भी अगर होगी ना तो एक कन्विक्शन हो जाती है। और अदालतें बड़ी केयरफुल होती हैं कि 1 मिनट की सज़ा भी नहीं देते, मौका दे देते हैं माफ़ी का। और ये भी हो सकता है कि खान साहब माफ़ी भी मांग लें कि गलत फहमी हो गई, मुझे याद नहीं रहा, आई रिग्रेट इट, आई मतलब ये लफ्ज़ अंग्रेजी के कर के जान छुड़ाओ। और अदालत भी चाहेगी कि जान छुड़ाइए विदाउट बीइंग लीनियंट, क्योंकि ये एविडेंस आ गई सामने। आइंदा के लिए लॉन्ग मार्च पर पाबंदी की तजवीज़, वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर अब जो अदालत है ना वो सख्ती करेगी। वो अब यहाँ से निकलेगी, खान साहब को बचाने की कोशिश करेगी और वहाँ बंद कर देगी रास्ते, ये ताकि ये पता लगे कि हम इतने भी नहीं कि जी हर गल खान साहब जिसी बनने असी भी तो सानू भी समझ की है। खान साहब ने भी पैगाम चला गया कि देखो जी बाज आ जाओ, तुसी हर गल तुहाडी नहीं मन सकते असी, और प्रैशर शैशर साढ़े से घट करो तो हुण तुहानू भी असी नहीं जान देना, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होनी, तुसी इलैक्शन वैक्शन करने ने किसी होर जाके प्रोटेस्ट करो। एक दफ़ा हो गया, अब मेरा ख्याल है कि वो अब इस तरफ जाएंगे और कुछ रुकावटें क्रिएट करेंगे खान साहब के लिए कि आप लॉन्ग मार्चेस जो है ना ये अब बात बंद करो इसको। तो ऐसे में जब खान साहब ये बयानिया खान साहब और उनके हल्के कि खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है या उनके कत्ल की कहीं प्लानिंग हो रही है, ये प्रीएम्प्टिव है या इसकी बुनियाद में कुछ और मौजूद है? खान साहब क्या सोच रहे हैं? अभी तो खान साहब को कोई नहीं हाथ लगाएगा। खान साहब ने उससे पहले ही एक ग्राउंड तैयार कर ली है। अच्छा। खान साहब कहते हैं मुझे तो फिक्र है कि मुझे मार देंगे, मुझे फिक्र नहीं है, मुझे गिरफ्तार भी कर सकते हैं। उनके साथियों ने धमकियां देनी शुरू कर दी, कोई कहता है मैं खुद को हमला कर लूँगा। बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था, एक ग्राउंड तैयार कर ली है कि मुझे हाथ ना लाना। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सियासी तौर पे भी हाथ लगाना नुकसानदेह साबित होता है सिटी साहब, वो उसके साथ अहम हीरो बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ वो हीरो बनना भी चाहते हैं, एक तरफ नहीं भी बनना चाहते। मेरा ख्याल है खान साहब जेल वेल नहीं काट सकते। अच्छा, मतलब है कि अगर पार्टी के पीछे कोई नहीं रह गया ना, आमतौर पे पार्टीज में सेकंड टियर लीडरशिप, थर्ड टियर लीडरशिप होती है, फैमिलीज होती हैं। अब ये शरीफ हैं, एक उन्होंने अंदर करो, दूजा निकल आंदा, दूजे को अंदर करो, तीजा निकल आंदा। वो भुट्टो का भी यही हाल है। खान साहब के पीछे कौन है? शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अब तो जहांगीर तरीन भी नहीं रहे। गिव मी अ ब्रेक, बेचारे शाह महमूद तो मर के अपना एक सीट जीतते। तो मतलब है कि अब कोई इनके पास नहीं। और असद उमर साहब वगैरह तो बंदा 1000 बंदा नहीं बाहर कर सकते। शेख रशीद भी थोड़े दूर हो गए, आपने देखा। शेख साहब के बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। आजकल शेख साहब को जरा थोड़ा सा दूर किया कैसे? खान साहब ने। अच्छा, वो तो हिमायत में बोलते दिखाई दे रहे हैं। बहुत नाराज हैं उनसे कि पिंडी में आपने क्या किया, दौड़ गए, बंदे नहीं कटे, तुसी कितने सो। अच्छा। आजकल शेख साहब बहुत सी बातें कर रहे हैं जो कि आज डिस्कस भी करनी चाहिए। कमाल हो गया, आपने मेरे से पूछा ही नहीं कि शेख साहब जो नया बयानिया बता रहे हैं कि जी हमने तो 4 महीने पहले आईबी ने बता दिया था। हाँ, वो भी करते हैं। मैं पहले ये बात कंप्लीट कर लूं। जी कर लें, फिर ब्रेक पे जाना, ब्रेक से आके बाकी बात करेंगे। तो बात यह है कि अब खान साहब का जो जोर था ना वो टूट रहा है और खान साहब के पास कोई अभी इस वक्त स्ट्रेटजी नहीं है, इसीलिए वो अब बनी गाला आके बैठ गए। और अब वो ये कह रहे हैं कि बजट के बाद हम अपना नया बयानिया तैयार करेंगे। मैं आपको ये बता दूं, लॉन्ग मार्च उसका हिस्सा नहीं होगी। तो क्या होगा फिर? तो वो खान साहब बताएंगे आपको। अच्छा। और मैं समझता हूँ वो जोर टूटेगा। और मैं समझता हूँ अब लॉन्ग मार्च के लिए ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर अच्छे वक्त का इंतजार करेंगे। अब मेरा ख्याल है कि अब वो इंतजार विंटर में जाके फिर कोई ना कोई अच्छा, सावन भादो गुजर जाएगा, उसके बाद चले गए तो फिर देखा जाएगा क्या होता है। तो अब वो मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च इज ओवर। ओके। तो लाल हवेली और बनीगाला के दरमियान कहाँ रखना है, इस पर हम बात करेंगे। सेठी साहब से जानेंगे ऐसा स्टोरी है क्या, खफकी है भी या नहीं, ब्रेक के बाद।
शो में एक बार फिर खुशामदीद। शेख रशीद साहब बता रहे हैं कि उन्हें बहुत पहले बता दिया गया था आईबी की जानिब से, इमरान खान साहब को उससे भी पहले का पता था, लेकिन ये नाराज़गी की बात आपने क्या कर दी? वो तो उनका मुकदमा लड़ रहे हैं हर जगह। मगर ये जो बात कही है शेख साहब ने, जी, दो चीज़ें हुई हैं ना। एक तो कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है जी, वो दूर हो रही है शेख साहब से। हाँ, ये उन्होंने खुद तस्दीक की है और उन्होंने अच्छा। कहा है अब असद उमर और परवेज खट्टक मेरी जगह, मतलब वो बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आई एम नो लॉन्गर देयर। हाँ, तो एक तो ये कि मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट से थोड़े दूर हो गए। अच्छा, दूसरा ये कि इमरान खान साहब भी इनसे थोड़ा दूर हो गए नाराज़गी की वजह से कि आपने जब लॉन्ग मार्च थी तो आपने क्या किया, तो बंदे ही नहीं कटे तुसी। वो तो इसीलिए शफकत महमूद से नाराज़ थे ना जी, जी। कि जी तुसी पंजाब के प्रेजिडेंट हो तो तुसी कीता की 1300 बंदा कढ़िया तुसी, और भी बहुत सी बातें उन्होंने शफकत फवाद के बारे चौधरी में। साहब के बारे में भी और आया, तो ये बात, 4-5 हाँ, तो गाड़ियां। तुसी जेल में बड़े बनते सो ठेकेदार और चौधरी तो तुसी कीता की, जी सर। तो मतलब है इन्होंने कुछ नहीं कीता, चुप करके बैठे रहे। अच्छा, तो अब बात यह है कि खान साहब नाराज़ हैं, शेख साहब से इन पर्टिकुलर नाराज़ हैं, और शेख साहब भी इस बात को अब तो तस्लीम कर रहे हैं। अब शेख साहब ने एक नई बात कर दी जिसके साथ खान साहब के बयानियों को बड़ा तकलीफ पहुंची होगी। वो ज़ाहिर है वो खत वाला मामला था, साजिश थी सारी। हाँ, शेख साहब कहते हैं 4 महीने पहले आईबी ने हमें कह दिया था हमारे हम जा रहे हैं जी, तो अगर 4 महीने पहले तो यूएस का कोई लेटर नहीं था, कोई एम्बेसडर नहीं था, कोई ये नहीं था, कोई वो नहीं था, और खान साहब को पता था, ये खुद शेख साहब कह रहे हैं इनको पता था, हमें बता दिया गया था। वो कहते हैं मुझे बता दिया गया तो खान साहब को भी बता दिया गया, आईबी तो रिपोर्ट ही करती है खान साहब को। तो ये बात हम तो कब से कह रहे हैं कि नवंबर से ये गेम चल रही है, उसके बाद तो खान साहब को पता था। मैं प्रेडिक्शन कर करके जी, मैं कि जी अब अगले महीने ये होगा, उसके अगले महीने ये होगा, बिल्कुल, अगले आग महीने तेज हो होगा, जाएगी, पानी हाँ, भाप बन जाएगा हाँ, और उड़ वही हो जाएगा। पहले पानी जो है वो उबलेगा। केतली जो है वो आग लगाई जाएगी, जी। फिर केतली में पानी डाला जाएगा, फिर पानी उबलना शुरू होगा, फिर जब उबलेगा तो पानी से भाप बन जाएगी, जब जी। भाप बनेगी तो तब्दीली आ जाएगी। Yes, ये yes। सारी बातें, और हर मंथ आई वाज सेइंग कि अगले महीने ये होगा, अगले महीने ये होगा। जब ऐसा कुछ होता तो दिखाई अगर नहीं हम दे रहा जैसे था। लोगों को पता था तो शेख साहब तो अंदर बैठे हुए थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे और एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे, तो इनको नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अब ये सारा खान साहब का जो अमेरिका वाला बयानिया है वो वैसे ही पिट रहा था, अब वो और भी पिट गया है इसके बाद तो कोई जवाब नहीं रहता कहने का कि जी 8 मई को हमें पता चला और फिर हम 1 महीना चुप करके बैठे रहे, फिर जब आखिरी दिन आया और हमारी छुट्टी होने लगी तो हमने लेटर लिखा के हमने ये करना शुरू कर दिया, तो ड्रामा। और इसलिए इसके बाद तो अब शेख साहब के लिए और भी गुंजाइश कम हो जाएगी मेरा ख्याल है। अच्छा, लेकिन बहरहाल उन्होंने बोला तो सच है ना, चाहे वो चुभे या बुरा बिल्कुल लगे, सच बोला, बहरहाल। हाँ। और वो आहिस्ता आहिस्ता करके फवाद चौधरी साहब तो इससे पहले भी बता चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हाँ, है, बिल्कुल और सबको सच पता भी है, अगर कोई एक्सेप्ट ना करना चाहे तो ये उसकी तो वो मर्जी है। पीटीआई के कुछ लोग हैं जो कि बस हर बात खान साहब की मानते हैं, वो हकीकत को पहचानना नहीं चाहते, हकीकत उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। खान साहब की सर, बात अहमियत रखती है। जज़्बा और खान साहब, जज़्बा खान और साहब खान, अहमियत वाह, रखते अल्लाह हैं। खैर। ठीक है, ये तो लोकल पॉलिटिक्स हो गई हमारे मुल्क के अंदर की। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और उसमें जो हमारे 2 पड़ोसी हैं, ज़रा उनकी बात कर लेते हैं। उधर ज़रा गाड़ी चलना शुरू हो गई है 2 मुल्कों के दरमियान फिर से। हमने समझा कि इंडिया का रोल ख़त्म हो गया अफगानिस्तान में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुल्ला याकूब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी फोर्सेस को भेजने के लिए तैयार हैं ट्रेनिंग के लिए इंडिया, और फिर सफारत खाना खोलने, सफ़ीर अपॉइंट करने की भी बात मुतालबा कर रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं इस सारी सूरत हाल? देखिए, हमारे मसले बन गए ना अफगानिस्तान के साथ। हमारे मसले ये बने हैं कि वहाँ टीटीपी बैठी है जी, अलकायदा बैठी, वो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। हम तालिबान को कह रहे हैं कि इनको रोकें या हमें आने दें, हम इनको ख़त्म कर देते हैं। तालिबान इजाज़त नहीं दे रहे। तालिबान हमें कहते हैं हमें रिकग्नाइज करें आप। हम कहते हैं हम उसी वक्त रिकग्नाइज करेंगे जब बाकी दुनिया तैयार होगी। तो हम आइसोलेशन में नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ आके बात रुक गई। अब तालिबान ने भी तो एक रियासत की हैसियत से कुछ ना कुछ तो गेम खेलनी है ना। एक तो उनके पास पता है टीटीपी का, आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अब उन्होंने इंडिया के साथ तल्लुकात खोल लिए और उसकी 2 वजूहत है। एक ये कि जितना वो इंडिया की तरफ झुकेंगे उतना आपको तकलीफ होगी और आप फिर नरमी की तरफ नरम होंगे इनके साथ, जो रवैया आपका होना है। तो ये एक डिप्लोमेसी में ये होता है कि आपका दुश्मन जो अगर मैं उसके साथ दोस्ती करूं तो आपको तकलीफ होती है, आप आगे आते हैं वापस। एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। तो अब आई तो एक तो ये, दूसरा ये एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, वो ये है कि इंडिया के साथ अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री। अफगानिस्तान के सारी इंपोर्ट्स जो हैं या जो कुछ भी आता है अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के कराची के पोर्ट से जरिए आता है। अफगानिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि इतनी डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब चाहे वो बंद कर दे टैप को, नलका बंद कर दे तो अफगानिस्तान, इसीलिए यहाँ से स्मगलिंग होती है, वीट भी आती है जाती है, हर किस्म की चीज़ें होती हैं। तो बड़ा डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के ऊपर। वो चाहते हैं कि डिपेंडेंसी कम
और ये सिर्फ तालिबान नहीं, हर अफगान हुकूमत की ये कोशिश रही है अशरफ कि गनी साहब भी हमें यही। काबुल से जी और पेशावर से हमें रास्ता मिले ऑल द वे टू इंडिया, वाघा बॉर्डर से। जी और वो कहते हैं कि जो तजारत अफगानिस्तान ने और इंडिया ने करनी है, जो आमदोरफ्त है, आना और जाना, उससे पाकिस्तान हमें फंस दे, वहाँ से ट्रक चले इंडिया से, जो जिसने अफगानिस्तान आना है कोई चेकिंग नहीं होगी उसकी, अच्छा वो हमारा माल है, हमने इंपोर्ट किया है, इंडिया हमें दे रहा है, आपका कोई हक नहीं है कि देखें इसमें क्या है। आप वो सील होके आता है ट्रक, आपने सील ट्रक को आगे जाने देना है ठीक है और वो अफगानिस्तान तक आएगा और हमारा सील ट्रक जाएगा और वो इंडिया जाएगा। ठीक हम है। कोई स्मगलिंग नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, तजारत कर रहे हैं। अच्छा आपका ये मौक़िफ़ है कि नहीं, इंडिया से जो चीज़ आएगी वो हम तो देखेंगे आ क्या रही है, जा कहाँ रही है, कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, रास्ते में क्या होता है, क्या नहीं होता। और यहाँ आपका और अफगानिस्तान का पुराना झगड़ा चल रहा है। ठीक है यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ होता क्या था कि इंडिया से ट्रक आते थे, वो आके बॉर्डर पे रुक जाते थे, यहाँ से पाकिस्तानी ट्रक्स के अंदर सारा सामान वहाँ से लोड उतर के- होता था? लोड, फिर वो अफगानिस्तान जाते थे, अच्छा क्योंकि वो कहते थे इंडियन ट्रक्स को हम नहीं जाने देंगे। इधर से अफगानिस्तान ट्रक्स आते थे, वो आके पाकिस्तान रुक जाते थे, यहाँ पाकिस्तानी ट्रक्स लेके, ताकि वो पता तो लगे आ क्या रहा है, जा रहा है। बिल्कुल और ठीक। फिर एक स्टेज ऐसी भी थी कि थोड़े बहुत टोल टैक्सेस भी हमारी अथॉरिटीज़ कलेक्ट करना चाह रहे थे। जाहिर है ट्रक्स आ रहे जा रहे हैं, आपकी सड़कें इस्तेमाल हो रही हैं, वेयर एंड टेयर हो रहा है, तो इस वजह से वो अफगानिस्तान वांट्स दैट रूट टू इंडिया। ठीक है वो समझते हैं कि सारी डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने अपने नेगोशिएटिंग पोजीशन और अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया के साथ तल्लुकात बनाने की कोशिश की है। इसीलिए जब रियासत बन जाती है तो फिर मज़हब के बेसिस के ऊपर आपके तल्लुकात नहीं होते, आपके मईशत के बेसिस के ऊपर, आपके अपने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर जो चीज़ होती है वो होती है। सऊदी अरेबिया ने इसराइल के साथ, यूएई ने इसराइल के साथ, ये मुस्लिम ममालिक इसराइल के साथ तजारत भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी कन्विंस भी कर रहे हैं। कन्विंस भी कर रहे हैं, आपको भी इधर मुसलमान है ना। Yes, yes. मगर आप हैं हाँ। जिन्होंने इस्लाम को कह के और अपने सारे तल्लुकात सबके साथ ख़राब किए हुए। हालांकि इस्लाम के बेशतर इंडोनेशिया में इस्लाम है, जी ठीक है, मिडिल ईस्ट में इस्लाम है, अफ्रीका में इस्लाम है। उन्होंने तो इस्लाम के बेसिस के ऊपर तजारत कभी नहीं रोकी। ठीक है आपने इस्लाम के बेसिस के ऊपर अब आप ये कहते हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ भी नहीं करेंगे, उधर भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो- और तालिबान भी इस्लाम के बेसिस के ऊपर कोई फैसला ऐसा नहीं करेंगे जिसके साथ उनकी आवाम की बेहतरी ना हो, हमेशा बेहतरी की तरफ जाए। इसीलिए तो वो इंडिया को इन कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इन होने की सूरत में टीटीपी वहाँ हमारे लिए खतरे की सूरत में मौजूद है। तो हमारे पास कुछ मिनट है, उसमें आप अहाता कर दें, थ्रेट बढ़ सकता है। टीटीपी का जो मसला है, इन्होंने कहा कि हमने उनके साथ मुज़ाकरात किए, अफगानिस्तान हुकूमत हमारे साथ बैठी थी, मुज़ाकरात हुए, ठीक है उसके बाद इन्होंने कहा सीज़ फायर हुई, कोई सीज़ फायर नहीं है। हर रोज़ 1 सिपाही 2 सिपाही शहीद हो रहे हैं जी और हर रोज़ खबरें आ रही हैं, और ऊपर से हमें ये कहा जा रहा है कि सीज़ फायर है, कोई सीज़ फायर नहीं है। ठीक है, कोई इसमें तो ये डिटेल सिर्फ में अभी हमने एक नेगोशिएशंस जारी है। हाँ। मेरा ख्याल है हुआ ये है कि वो एक डिप्लोमेसी में कहते हैं टॉक टॉक फाइट फाइट, बातें भी साथ चलती है और जंग भी साथ चलती है। तालिबान ने अमेरिका के साथ टॉक टॉक फाइट फाइट की है ना, जी। 20 साल की की है। है, बातें भी हुई है, अकॉर्ड भी हुए और लड़ाई भी होती रही, अंटिल फाइनली ठीक जब है। सेटलमेंट हुई तो फिर उनको इजाज़त दी कि आप चले जाएं। तो ये भी टॉक टॉक फाइट फाइट है, ठीक है। सो ये दिस वही- इज द कंक्लूजन, ये टीटीपी के साथ टॉक टॉक फाइट फाइट ऐसे चलेगा। अब वन लाइनर जाते जाते ग्रे लिस्ट से हम निकल रहे हैं, अगले हफ्ते होने कोई जा रहा नहीं है निकल session। रहे, मेरा ख्याल है प्रोग्रेस हुई है। ठीक है। वो भी बड़े खुश हैं कि एक ऐसी रीजनेबल हुकूमत आई है जिसके साथ बातचीत हो सकती है, और मेरा ख्याल है कि ये अक्टूबर के अंदर अगर ये हुकूमत रह गई तो अक्टूबर के अंदर आपको ग्रे लिस्ट से उतार दिया जाएगा। ठीक है, अक्टूबर के हम होने का एक और नुक्ता हमें मिल गया। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।